नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। 3 महीने पहले टीएमसी में शामिल हुए गोवा के पूर्व विधायक लवू ममलेदार ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। ममलेदार ने कहा कि टीएमसी सांप्रदायिक पार्टी है और ये वोट के लिए हिंदुओं और ईसाइयों को बांट रही है। पोंडा सीट से पूर्व विधायक ममलेदार सितंबर के अंतिम हफ्ते में टीएमसी में शामिल हुए थे, लेकिन उनका बहुत जल्द ममता बनर्जी से मोहभंग हो गया। निश्चित रूप से गोवा विधानसभा जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही टीएमसी के लिए ये एक झटके की तरह है। टीएमसी छोड़ने के बाद ममलेदार ने कहा वो सोचते थे कि टीएमसी एक सेक्युलर पार्टी है, लेकिन अब वे जान पाए हैं ये तो बीजेपी से भी खराब है। टीएमसी ने गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में एमजीपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ममलेदार ने कहा कि टीएमसी और एमजीपी चाहते हैं कि ईसाई वोट टीएमसी को मिले और हिंदू वोट एमजीपी को। उन्होंने कहा कि टीएमसी एक सांप्रदायिक पार्टी है और ये गोवा के धर्मनिरपेक्ष माहौल को खराब कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में दिए गए अपने भाषण की वायरल क्लिप को लेकर अब सफाई दी है। ओवैसी ने कहा कि उनकी टिप्पणी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जारी की गई कोई धमकी नहीं थी और ना ही उन्होंने हिंसा भड़काई है। बता दें, वायरल वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि याद रखें, योगी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हम मुसलमान आपके अन्याय को नहीं भूलेंगे, हम इस अन्याय को याद रखेंगे। अल्लाह आपको नष्ट कर देगा, चीज़ें बदल जाएंगी, फिर कौन आएगा आपको बचाने के लिए? जब योगी अपने मठ पर लौटेंगे और मोदी पहाड़ों पर लौट जाएंगे तो कौन आएगा? अब इसको लेकर ओवैसी ने कहा है कि मैंने हिंसा को उकसाया या धमकी नहीं दी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं कानपुर में पुलिस अत्याचारों के बारे में बात कर रहा था और ऐसी पुलिस को संबोधित कर रहा था जो सोचते हैं कि उनके पास मोदी योगी के कारण लोगों की स्वतंत्रता का हनन करने की आज़ादी है। ओवैसी ने कहा कि हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार को लेकर दिए गए भाषणों से ध्यान भटकाने के लिए मेरे द्वारा कानपुर में दिए गए 45 मिनट के भाषण का 1 मिनट का क्लिप निकालकर वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। हरिद्वार में हुई तथाकथित धर्म संसद में नफरती भाषणों को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा है कि हिंदुत्ववादी ताकतें हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं, जिसकी कीमत सभी संप्रदायों के लोगों को चुकानी पड़ती है, लेकिन अब और नहीं। इसके साथ ही राहुल ने अपने ट्वीट में 2 हैशटैग इंडिया अगेंस्ट हिंदुत्व और हरिद्वार हेट असेंबली का भी इस्तेमाल किया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित ठिकाने से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी की पुष्टि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और उत्पाद शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने की है। उन्होंने कहा कि सीबीआईसी के इतिहास में कैश की इतनी बड़ी बरामदगी कभी नहीं हुई। जौहरी ने कहा कि कैश इतना ज़्यादा था कि कई घंटे से पैसे मशीन के जरिए गिने जा रहे हैं। बताया जाता है कि गिनती के लिए 10 मशीनें लगाई गईं। चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि जांच में पता चला कि पीयूष जैन की कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस बिना इनवॉइस या टैक्स पेमेंट काम कर रही थी। कारोबारी पीयूष जैन के संबंध समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बताए जाते हैं। पीयूष जैन की कंपनी ने ही पिछले महीने समाजवादी परफ्यूम जारी किया था, जिसकी लॉन्चिंग अखिलेश के हाथों कराई गई थी। नाराजगी भरे ट्वीट कर उत्तराखंड कांग्रेस की सियासत में तूफान लाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब मान गए हैं। नाराजगी जताने के बाद रावत और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया और शुक्रवार को उनसे बातचीत की। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रावत से बात की थी। राहुल से मुलाकात के बाद रावत बेहद खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने उनसे कहा है कि उत्तराखंड का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सारे नेता चुनाव में पूरा सहयोग देंगे। ये तय था कि विधानसभा चुनाव से पहले हाईकमान रावत को नाराज रखकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेगा और इसीलिए उसने रावत की नाराजगी का तुरंत संज्ञान लिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की है कि चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और साथ ही रैलियों पर भी रोक लगा दी जाए। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार बेहद तेज है और कुछ ही दिनों में ये कई राज्यों में पैर पसार चुका है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि विधानसभा चुनाव को 1 या 2 महीने के लिए टाल दिया जाए। जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि अगर रैलियां नहीं रुकती हैं तो दूसरी लहर से भी खराब नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। जस्टिस यादव ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल के विधानसभा चुनाव में बहुत लोग संक्रमित हुए और कई लोगों की जान भी गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो पाना असंभव है।
याद दिला दें कि दूसरी लहर के वक्त भी कई राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा था। उस वक्त बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला था और हजारों लोगों की जान गई थी। उसी वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हुए थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव टालने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि हाईकोर्ट में बैठे लोग बिना मांगे ऐसे अनचाहे फैसले ले रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार रामगोपाल यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि हाईकोर्ट में बैठे लोग अनचाहे फैसले ले रहे हैं, किसी ने उनसे पूछा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले लेने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खट्टर सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके तहत अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं। बता दें, हरियाणा में 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में देश में बुरा हाल था, लेकिन उससे भी बुरा हाल उत्तर प्रदेश में तब दिखा जब गंगा में लाशें तैरती हुई दिखी थी। सरकार की इसको लेकर जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन सरकार इससे बार बार इनकार करती रही। लेकिन अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नमामि गंगे परियोजना के चीफ रहे राजीव रंजन मिश्रा और स्वच्छ गंगा परियोजना के साथ काम करने वाले IDS अधिकारी पुष्कर उपाध्याय ने इसकी पोल अपनी नई किताब में खोली है। उन्होंने अपनी नई किताब गंगा रीइमेजिनिंग, रेजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग में दावा किया है कि कोरोना की विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा नदी लाशों को फेंकने की आसान जगह बन गई थी। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ने के साथ अंतिम संस्कार करने के दायरे बढ़ते गए। यूपी और बिहार के शमशान घाटों पर चलती चिताओं के बीच गंगा नदी शवों के लिए एक आसान डंपिंग ग्राउंड बन गई थी। हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हरभजन सिंह सियासत में उतर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ एक तस्वीर ट्वीट की थी और उसके कैप्शन में लिखा था, लोडेड विद पॉसिबिलिटीज, यानी संभावनाओं से भरपूर। इसके साथ ही ये चर्चा और जोर पकड़ गई थी कि हरभजन सिंह जल्द क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर देंगे। कपूरथला के निजामपुर में हुई लिंचिंग के मामले में पंजाब पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का नाम अमरजीत सिंह है। वो उस गुरुद्वारे की देखरेख करता है जिसमें बेअदबी का आरोप लगाए जाने के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर पर तेज धारदार हथियार के 30 निशान थे। अमरजीत सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि इनमें 25 से 30 लोग हथियारों से लैस थे। ये घटना स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी की घटना के अगले दिन हुई थी। इन 2 घटनाओं के बाद पंजाब में तनाव का माहौल बन गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कपूरथला में भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को मारने के पीछे बेअदबी का कोई सबूत नहीं मिला है और जल्द ही हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कपूरथला मामले में कोई बेअदबी का सबूत नहीं मिला, ये हत्या थी। जांच चल रही है, FIR में संशोधन यानी बदलाव किया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा था कि यह घटना चोरी का मामला लगता है और बेअदबी की कोशिश के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। बता दें, रविवार को कपूरथला के गुरुद्वारे में निशान साहिब को हटाने की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने हत्या कर दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।